क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इस क्वेश्चन में या तो ये वाला पार्ट करना है या ये वाला करना, अथवा है ना दिया हुआ। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित के 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ताश की गड्डी होती है, आप जानते हैं उसमें 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, 26 पत्ते काले रंग के और 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो 52 पत्ते हैं गड्डी में, 52 पत्ते, 52 ताश के पत्ते की गड्डी है। तो कुल पत्तों की संख्या लिख देता हूं। कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52 है। और काले रंग के पत्तों की संख्या, क्योंकि काले रंग के पत्ते निकालने हैं तो काले रंग के पत्तों की संख्या, काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट? वो भी हमने 26 ले लिया। ठीक है, काले रंग के पत्ते 26, लाल रंग के पत्ते 26। अब देखो 2 पत्ते निकालने हैं, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता। अब यहां पर आप देख रहे हैं यादृच्छा है, बिना देखे, तभी तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनेगा जब यादृच्छा शब्द होगा, एट रैंडम, बिना प्रतिस्थापित के। बिना प्रतिस्थापित के का मतलब हुआ कि जैसे एक बॉल निकाली, एक पत्ता निकाला, ठीक है, उसको वहाँ नहीं रखना है, तो वहाँ पत्तों की संख्या घट जाएगी, वहाँ 51 हो जाएंगे दूसरे पत्ते निकालने के लिए, जिसको बोलते हैं बिना प्रतिस्थापित। ठीक हो गया। तो एक काले रंग का, एक काले रंग का, एक काले रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता। ठीक है, एक काले रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता। 26 काले रंग के हैं, 26 पत्ते काले रंग के हैं, कुल पत्ते 52 हैं। तो एक पत्ता खींचा, ठीक है, उसके काले रंग का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 26/52, ये हो जाएगा 1/2। और जब एक पत्ता निकाल दिया वहाँ से, तो अब ताश की गड्डी में 52 पत्ते नहीं रहे, अब 51 हो गए। अब पत्तों की संख्या, एक पत्ता निकालने के बाद, एक पत्ता निकालने के बाद शेष पत्तों की संख्या, शेष पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 51। ठीक है, एक पत्ता निकाल दिया जो कि काले रंग का था, यादृच्छा एट रैंडम, तो अब कितने पत्ते रह गए? 51। तो काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी हो गई? अब काले रंग के पत्तों की संख्या, काले रंग के पत्तों की संख्या, कुल 26 काले रंग के पत्ते हैं। जब पत्ते 2 निकाले तो पहला जो पत्ता निकला वो काले रंग का है, उसकी मैंने प्रायिकता निकाल दी। अब वो वहाँ नहीं रखना है, तो अब कितने हो गए? 25। ठीक है, तो पुनः जो है काले रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता, पुनः काले रंग का पत्ता निकलने की, पुनः काले रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता, पुनः काले रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता। अब काले रंग के पत्ते कितने हैं? 25 है, और कुल कितने हैं? 51। ठीक हो गया। अब साइमल्टेनियस इवेंट है, दोनों पत्ते काले रंग के हों, ठीक है, एक के बाद दूसरा निकाल रहे हैं, चाहे एक साथ 2 निकाल रहे हैं, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता चाहिए। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं।
दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता। ठीक है, ये साइमल्टेनियस इवेंट हो गई, एक के बाद दूसरी घटना हो रही है, तो ऐसी स्थिति में प्रायिकताओं का क्या होता है, गुणन होता है। दो काले रंग के पत्ते निकाले या एक के बाद दूसरा निकल रहा है, तो ये साइमल्टेनियस इवेंट है, एक के बाद दूसरा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रायिकताओं का गुणनफल हो जाता है 1/2 इंटू 25/51, तो ये हो जाएगा 25/102। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रायिकताओं का गुणन नियम लगेगा। एक काले रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता है, दूसरा निकलने की हो गई, दोनों पत्ते काले रंग के हों उसकी प्रायिकता, इनका आपस में गुणन हो जाएगा, तो 25/102 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब चलो इसका अथवा वाला पार्ट करते हैं। तो एग्जाम में यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो या तो ये करेंगे या ये करेंगे, जो सरल है, जो आपको सरल लगेगा उसको आप करेंगे। तो ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब अथवा वाला पार्ट करता हूं। देखिए ध्यान से समझना है डियर स्टूडेंट, प्रायिकता आपके पास जो है बहुत सरल है। ठीक है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर देंगे तो आपको सारे सवाल तैयार हो जाएंगे और प्रायिकता में अच्छे अंक आप ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं इस वाले क्वेश्चन को करता हूं। इसका दूसरा वाला पार्ट आप देखिए, यह दिया गया है, अथवा वाला पार्ट कर रहा हूं, अथवा और यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से समझिए आप। दो पासे फेंके गए, दो पासे फेंकने पर दो पासे फेंकने पर दो पासे एक साथ फेंके तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे? दो पासे एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि, दो पासे फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि के कुल अवयव, टोटल इवेंट कह देंगे, या प्रतिदर्श समष्टि के कुल घटनाएं लिख सकते हैं। कुल घटनाएं बराबर 6 गुणा 6 दैट इज इक्वल टू 36। एक साथ दो पासे फेंके तो टोटल कितनी इवेंट हो सकती हैं, टोटल कितनी घटनाएं हो सकते हैं? 6 × 6 36। ठीक हो गया। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो माना घटना भी पासों पर भिन्न भिन्न संख्याएं दर्शाता है। थोड़ा लैंग्वेज में लिखनी चाहिए, भिन्न भिन्न संख्याएं दर्शाते हैं। माना घटना भी पासों पर भिन्न भिन्न संख्याएं दर्शाता है। अब ध्यान दीजिए आप, तो बी में कौन एलिमेंट होंगे? बी हमने क्या लिया हुआ है? पासों पर क्या दिखा रहे? भिन्न भिन्न संख्या। जैसे भिन्न भिन्न ये हुआ, 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 5 5 नहीं आएगा, 6 6 नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ठीक है, फिर 2 का देखिए, 2 1 2 2 नहीं लेना है, दोनों एक संख्याएं होगी ना, तो 2 3 और चलाते रहिए आगे, 2 6, फिर आप देखिए 3 1 3 2, अलग अलग संख्याएं हैं। 3 3 नहीं लेंगे, वो एक ही प्रकार की होगी। 3 4 3 5 3 6। अब देखो 4 1 4 2 4 3
4 4 नहीं लेंगे, 4 5 4 6। अब 5 का देखो, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं लेंगे, 5 6। ठीक है, अब 6 का देखो, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 इसमें नहीं आएगा। तो कुल मिला के ये 30 होंगे, 30 घटनाएं होंगी ये, जब दोनों पासों पर एक ही प्रकार की संख्याएं नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं, माना घटना ए दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 दर्शाता है। ए क्या दर्शा रहा है? ए उन घटनाओं को ले रहा है, ए घटना उन घटनाओं को ले रहा है जिनमें दोनों पासों पर संख्याएं आए और उनका जोड़ क्या हो जाए? 4 4 हो जाए। जैसे तो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे आप जानते हैं, 1 3 आएगा, फिर 3 1 भी आएगा, 1 और 3 4, 3 और 1 4, और 2 2 भी आएगा, 2 2 भी तो आएगा, 2 2 जब 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो ए में इतनी घटनाएं होंगी, 1 3 इनका सम 4, 3 1 सम 4, 2 2 सम 4 हो गया, जोड़ हो गया। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा? मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट, तो बी में तो ये नहीं होगा, बी में तो ये नहीं है, क्योंकि तो एक ही हो गए ना, एक ही प्रकार के हो गए। 1 3 तो होगा बी में, यस 1 3 भी होगा और 3 1 भी होगा, तो इंटरसेक्शन हो गया 1 3, 3 1। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, मेरे पास ए भी निकल गया, मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी भी निकल गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो, यदि मैं इसको देखूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में कुल कितने एलिमेंट हैं? 30, और ए में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 3। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलो अब आगे काम करते हैं इसमें। आप देखिए, जो मुझे निकालना है मैं उसको निकालता हूं। आप देखिए, वो लाइन में लिखता हूं जो मुझे फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए आप, यहाँ तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, पर ये 4 मार्क्स का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या प्रायिकता निकालनी है? दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता, 4 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आप ध्यान दीजिए, आप इस पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे कि यह दिया गया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। यह हमको दिया हुआ है कि घटना बी होती है। घटना बी में हमने क्या कर रखा है? दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। कहा गया है कि ये घटना होती है, मतलब बी घटना जो मैंने मानी हुई है जिसमें दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, ये दिया हुआ है कि ये घटना होती है। बी घटना क्या है? दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्याएं आती हैं, ये दिया हुआ है, और प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, कि पासों पर जो संख्याएं आएंगी उनका योग क्या हो जाए? 4 हो जाए। मतलब घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी होती है। ये तो करना है भाई, पासों पर
प्राप्त संख्याओं का योग क्या 4, तो उसको हमने ए से दिखा रखा है। और ये दिया हुआ है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो वो बी हमने उसको क्या रखा है, तो बी होता है, ये दिया हुआ है, तो ए होने की प्रायिकता, तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंधित प्रायिकता, ए के होने की प्रायिकता जबकि घटना भी हो चुकी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर, घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना भी हो चुकी है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 सॉरी 1 2, इसमें 2 एलिमेंट हैं 2 बाई, सैंपल स्पेस में कुल कितने एलिमेंट थे 36, 6 गुणा 6, 2 पास से फेंके थे, तो 2 बटे 36 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितने एलिमेंट है 30, और सैंपल स्पेस में प्रतिदर्श समष्टि में कितने एलिमेंट थे 36। ठीक है, अब सिंपली हमको इसको डियर स्टूडेंट क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो चलिए, तो ये सप्रतिबंधित प्रायिकता का प्रश्न है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। चलिए इसको सॉल्व करके क्या आता है, ये मेरे पास हो गया, क्या है ये 2/36 होल डिवाइडेड बाय 30/36। इस सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, तो बराबर 2 इंटू ये चला जाएगा इसके साथ 36 डिवाइडेड बाय इसका और इसकी मल्टीप्लाई 30 इंटू 36, इसका और इसकी गुणा 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाय इसके और इसकी गुणा हो जाएगी, और ये डिनोमिनेटर में आएगा, इससे ये कट गया, 2 1 जा 2, 15 2 जा 30, तो ये हो गया 1/15। ठीक है, दोनों पासों पर 4 आने की प्रायिकता कितनी हो गई डियर स्टूडेंट 1/15। ठीक है, कर लेंगे आप समझ करके इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए डियर स्टूडेंट। मान लीजिए a इज इक्वल टू आर माइनस ये 3 सेट है, आर सेट ऑफ रियल्स, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में 3 को हटा रखा है, ऐसा सेट है ए, और बी कैसा सेट है रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के सेट में से 1 को हटा रखा है, मतलब इस बी में 1 नहीं है, इस ए में 3 नहीं है। ठीक है, और फंक्शन है, कोई फलन परिभाषित है f(x = x - 2/x-3) द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a मैप डाउन b पर विचार कीजिए। a का मैपिंग b पर विचार कीजिए, क्या f एकाकी तथा आच्छादक है, f एकाकी तथा आच्छादक है, ये दिखाना है कि नहीं है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताए, एक्सप्लेनेशन भी देना है। ठीक हो गया, तो रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन जो पहला चैप्टर है, ठीक है डियर स्टूडेंट, उससे भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो वहाँ मिलेंगे आपको, 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन तो वहाँ से मिलना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक हो गया, तो अब इस क्वेश्चन नंबर 14 को इसके बात करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, एक सेट आपका ए ये है, एक सेट बी ये है, ए से बी में मैपिंग है। ठीक है, ए से बी में मैपिंग है, फंक्शन है हमारे पास f(x = x - 2/x-3)। क्वेश्चन ये 4 मार्क्स का है। ठीक हो गया, अब देखो हमको दिखाना है कि f(x) 1 1 है या नहीं है, एक एक है कि नहीं है। ठीक है, एक एक मतलब एक का एक पर प्रतिचित्रण। ठीक हो गया, अब मैं माना 2 पॉइंट ले लेता हूं, माना लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, इस a से 2 एलिमेंट ले लेता हूं x1 x2 जो कि 3 नहीं है, 3 नहीं ले सकते, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यदि मैं यहां पर निकालना चाहूंगा f(x1) f(x) होगा b में, f(x) b में होगा और x a में होगा। ठीक हो गया, तो x1 x2 a के हैं, f(x1) कहाँ हो जाएगा, वो b का एलिमेंट हो जाएगा,
तो f(x1) कितना हो जाएगा, x की जगह पे x1 कर लीजिए, x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3, और f(x2) कितना हो जाएगा, f(x2) x की जगह x2 कर लीजिए, x की जगह x2, तो ये हो जाएगा x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3। f(x1) भी निकल गया, f(x2) भी निकल गया। यदि टेकिंग हम क्या ले लेते हैं, x1 x2 समान नहीं है, ये अलग अलग एलिमेंट हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि ये दोनों समान हैं। ये तो समान नहीं है x1 x2, पर माना ये दोनों क्या हैं, समान है, तो मैं लिख लेता हूं f(x1) इज इक्वल टू f(x2). तो f(x1) की वैल्यू रख लीजिए, x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3। f(x1) की वैल्यू ये है, f(x2) की वैल्यू ये है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस 2 और ये x2 माइनस 3, इसके गुणा इससे बराबर इसके इससे x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2, इसके गुणा इससे x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। अब गुणा कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट x2 की गुणा इससे, x2 की गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसके गुणा इससे, इसके गुणा इससे करेंगे तो x1 x2, इसके गुणा इससे होगी तो माइनस 2x2, इसकी गुणा इससे होगी तो माइनस 3x1, माइनस 3 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 इज इक्वल टू, इसके इससे देखिए x1 x2, इसके इससे माइनस 3x2, इसके इससे माइनस 2x1, इसके इससे प्लस 6। लेफ्ट हैंड साइड में x1 x2 है प्लस का, यहाँ पर x1 x2 ये कट जाएंगे, प्लस 6 है, प्लस 6 है, ये भी हट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी वही और राइट हैंड साइड में भी वही, इसको हटा देते हैं तो मेरे पास अब क्या रहा डियर स्टूडेंट, यहाँ आप देखिए, यहाँ बच गए मेरे पास 2x2 माइनस 3x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2, ये वाला माइनस 2x1। ठीक है, अब मैं x1 को ले जाता हूँ यहाँ, x2 को ले आता हूँ यहाँ, तो यहाँ आके तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू, ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 3x1 माइनस 2x1, इसका मतलब हो जाएगा इसमें ये भी x2 है, 3x2 माइनस 2x1 ये हो गया x2 इज इक्वल टू 3x1 माइनस ये हो गया x1। ठीक है, यदि मैं f(x1) और f(x2) को बराबर ले लूं, इसके दो एलिमेंट यदि मैं बराबर ले लूं, तो हम देख रहे हैं कि x1 x2 के बराबर हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। इसके दो अलग अलग एलिमेंट के लिए x1 की इमेज f(x1), x2 का प्रतिचित्रण इससे, मैंने कहा माना ये दो इमेज एक साथ हो गई, x1 की इमेज भी वहीं पहुंच गए, x2 की भी वहीं पहुंच गई, तो रिजल्ट क्या आया, ये तो अब अलग अलग नहीं बल्कि ये सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे ये निकलता है कि f क्या है, f एक एकी है। ठीक है, यही तरीका है एक एक दिखाने का। f(x1) बराबर f(x2) माना तो हमारे पास जिन एलिमेंट को मैं अलग अलग कह रहा था वो अलग अलग ना होके एक ही है, इसलिए दो एलिमेंट की इमेज एक नहीं हो सकते, अलग अलग ही होगी, तो f क्या हो गया, एक एक ही हो गया। ठीक है, अब f जब एक एक ही हमने दिखा दिया तो अब मैं दिखाऊंगा आच्छादक। ठीक है, आच्छादक है कि नहीं है उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान से समझना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इस रूप का आपको एग्जाम में आता है। ठीक हो गया, अब क्या करूंगा मैं, y बिलोंग्स टू b, इसका एक एलिमेंट ले लेता हूँ y, इसको हम y भी कहते हैं, इसके एलिमेंट को y भी कहते हैं या fx कहते हैं।
ठीक है। तो y बिलोंग्स टू b, माना एक एलिमेंट इसका y है और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2/x-3। तो y का मान 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना इसमें 1 नहीं है। ठीक हो गया, तो इसको मैंने y के बराबर रख दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इसका मतलब हुआ दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक हो गया, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2, माइनस 3y जाके प्लस हो जाएगा। या मैं x कॉमन ले लूँगा तो y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2। तो इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। किसकी वैल्यू आई है, x की। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो x की वैल्यू क्या होगी, 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। अब हमको मालूम है कि y का मान 1 नहीं हो सकता, क्योंकि y इसका एलिमेंट है और 1 यहाँ से हटा रखा है। ठीक है, तो जो भी मैं y का मान लूँगा, y का मैं कोई भी मान लूँगा यहाँ से, मेरे पास x का कोई मान आएगा। y के प्रत्येक मान के लिए x का एक मान होगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, ठीक है, x बिलोंग्स टू a। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि y के प्रत्येक मान के लिए x का एक मान होगा, x का एक मान होगा। y अलग अलग मान रखेंगे तो x के भी अलग अलग मान आते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो एलिमेंट है b का, वो यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब है, इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आच्छादक हो गया। यहाँ ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इससे जुड़ा नहीं है, इसका प्रतिचित्रण यहाँ है, इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज यहाँ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, f क्या है, आच्छादक है। ठीक हो गया, तो ऐसी इसमें लैंग्वेज लिखनी है। f एकाकी भी है, f आच्छादक भी है, तो इसका मतलब मैं लिख दूंगा f एकाकी तथा आच्छादक है। बस इतना काम आप कर देंगे तो पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो प्रश्न पूछ रहा था क्या f एकाकी तथा आच्छादक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा हाँ, है ना, जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन वैसे ही, हाँ f एकाकी तथा आच्छादक है। उत्तर का औचित्य क्या हुआ, जो मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दी है वो सब क्या उत्तर का औचित्य तो है, स्पष्टीकरण ना, क्लैरिफिकेशन कैसा कैसे हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आए डियर स्टूडेंट। बड़े ध्यान से करिए इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आइए। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आव्यूहों के गुणन से संबंधित प्रश्न है, उसको समझते हैं। चलिए मुझे पूरा विश्वास है डियर स्टूडेंट कि आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसी का सॉल्यूशन यहां कर लेता हूं। प्रश्न है हमारे पास, x के किस मान के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स है, ये शून्य आव्यूह है, ये वैसा सामान्य जीरो नहीं है, ये शून्य आव्यूह है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, x के किस मान के लिए, जो x है ना यहाँ पर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, आइए मैं उसको लिख लेता हूं, 1 2 1 1 2 1
इसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और 0 2x, ये है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब बड़ा ध्यान से आपने इनका मल्टीप्लाई करना है। पहले हमेशा मल्टीप्लाई के लिए ऑर्डर देखते हैं, कोटि। कोटि कैसे निकालते हैं? देखो ये रो है, एक रो है, एक पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, तो 1/3 हो गया। इसकी कोटि 1/3 और इसकी कोटि देखो 1 2 3, 3 रोज, 3 पंक्तियां हैं और 1 2 3 3 कॉलम हैं और ये आपस में बराबर हैं। पहली मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो इसका मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से पहले जरूर चेक कर लेना चाहिए। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब कैसे मल्टीप्लाई होता है ध्यान दीजिए। इसके एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई, पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो +1। ठीक, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख दूँ, साफ सुथरा आपको दिख जाएगा। थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4, जो भी चिन्ह आ रहा है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ +1। पहले रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ, इसका मल्टीप्लाई 2, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2, फिर दूसरा 0 2x इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3, ये ऑर्डर होगा इसका 1/3। इसका पहली रो और कॉलम आ जाएंगे 3, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हुआ कितना? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ देखिए आप 0 2x के साथ, ये मेरे पास जीरो मैट्रिक्स है। देखो इसका ऑर्डर क्या है? 1/3, एक रो है 3 कॉलम है तो 1/3। इसका ऑर्डर देखिए 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो 3 पहला कॉलम ये, और 3 बराबर 3 हो गया। इस वाले मैट्रिक्स के कॉलम्स और इस वाले मैट्रिक्स के रोज क्या हुए? समान, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ 0, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ 4, 2 + 2 4 और ये +4x, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4, इसका मल्टीप्लाई इसका 4x इज इक्वल टू, ये जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि आप लिख दीजिए 0। अब जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट 0 हों। तो यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है? 1/1 की हो गई है, ये मैंने 1/1 का लिख दिया। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। दो आव्यूह बराबर कब होते हैं? जब उनके संगत अवयव। दो आव्यूह बराबर कब होते हैं? एक तो पहली शर्त है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है, उनकी कोटियां समान होनी चाहिए, और उसके बाद दूसरी बात है कि संगत अवयव भी समान होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो 1/1 है और ये भी 1/1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसके बराबर हो गया। तो मेरे पास आ गया 4 + 4x = 0। तो 4 + 4x 0 है, +4 को वहाँ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 4x = -4। x बराबर कितना हो जाएगा? 4 इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, -4/4, 4 × 1 = 4। तो x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, तो कितना सरल क्वेश्चन है,
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें एक पार्ट अथवा है तो चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। आव्यूह बी, ये बी आव्यूह है 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक थ्योरम है, एक प्रमेय है कि एक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। माना ऐसा स्टेटमेंट के एक प्रश्न आ गया, ठीक है, दिखाइए या दर्शाइए कि एक वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में दर्शाया जा सकता है। या तो ऐसा आ सकता है, या जैसे इन्होंने क्या दे दी, यहाँ पर मैट्रिक्स दे दी 3/3 की, वर्ग आव्यूह होना चाहिए ना, तो उसको हम दिखाएंगे कि वो एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह का योग है। ये जो है एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह का योग है। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का समय। तो ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। माना मेरे पास, देखिए मैं इसको बी लिख लेता हूं, ये तो दिया हुआ है हमारे पास 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3, ये कोई आव्यूह है। 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3। बी ट्रांसपोज इसका परिवर्त, तो परिवर्त कैसे निकालेंगे? रो का कॉलम बना दीजिए, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम और तीसरी रो का तीसरा कॉलम। वेरी सिंपल। तो अब कितना हो गया, इसका मैं पहला कॉलम बना लेता हूं। आप देखिए इसको पहला कॉलम, तो 2 - 2 - 4, इसका दूसरा कॉलम -1 3 4 और इसका तीसरा कॉलम 1 -2 और -3। इसका ट्रांसपोज है, इसका परिवर्ती है। रो के कॉलम बना गए 2 - 2 - 4 2 - 2 - 4, इसको देखिए -1 3 4 -1 3 4 और इसको देखिए 1 - 2 -3 1 - 2 -3। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे बी प्लस बी ट्रांसपोज, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी प्रक्रिया है। तो चलिए बी प्लस बी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 -3, ये इसमें इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस 2 - 2 - 4 -1 3 4 और 1 -2 -3, दोनों का प्लस करेंगे तो प्लस कैसे होता है? करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं, ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें प्लस होगा, ये इसमें प्लस होगा, ये इसमें प्लस होगा, ऐसी। तो इसका प्लस कितना हो गया? 4 -2 और -1 -5 -4 और +1 -3, ठीक है, -1 और -2 -3 प्लस हो रहा है, 3 और 3 6 4 और -2 2, इसका और इसका प्लस ये हो जाएगा -3, इसका और इसका प्लस ये हो जाएगा 2, इसका इसका प्लस -6 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसका हाफ कर लेता हूं। ध्यान से देखिए स्टेप्स, इसका हाफ कर लेता हूं। तो किसी मैट्रिक्स में जब किसी मैट्रिक्स का डिवीजन होता है, भाग करते हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट में भाग होगा, ठीक है, और गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होता है, ठीक है। तो 2 से भाग कर रहा हूं इसमें, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा -3/2, -3/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1,
ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3, हाफ कर दिया। 4 -5/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। इसको मैं माना P लिख लेता हूं। ये क्या लिख दिया मैंने? P। ठीक है, तो यदि मैं P ट्रांसपोज निकालूंगा, P ट्रांसपोज, इसको मैंने क्या लिख दिया? P के बराबर। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, परिवर्त, तो पहले रो पहला कॉलम बन जाएगा। आप देख रहे हैं यहां पर 2, ये पहला कॉलम -5/2 -3/2, इसका दूसरा कॉलम -3/2 3 1 -3/2 1 -3। अब इन दोनों को मिलाइए, इसको और इसको, सेम नहीं आया ये। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ रख दिया ना ये, ओहो कुछ चेंज आ रहा है। इसका ट्रांसपोज लिया मैंने 2 -5 -3/2, तो ये सेम तो नहीं आए डियर स्टूडेंट, कहीं गलती कर दी हमने। फिर से देखते हैं, ट्रांसपोज भी हमने ठीक ले रखा है ये वाला। इसको देखिए ध्यान से, 1 -2 -3, दोनों का प्लस किया, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, प्लस ये है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, दोनों को प्लस किया, 2 + 2 4, इन दोनों का प्लस, ये गलत हो गया डियर स्टूडेंट। -2 और -1 आप देख रहे होंगे वीडियो की, यहाँ सर ने गलती कर दी, ये -3 होगा, इसका इसका -3 ठीक है, -1 -2 -3, 3 और 3 6, और ये हो जाएगा 4 -2 2 1 -4 -3 2 ये, तो ये 2 हो जाएगा, और 3 -3 -6। जब इसका हाफ किया तो यहाँ पर होगा -3/2 होगा, -3/2, ठीक है ना, 2 से भाग कर रहे हैं तो -3/2। अब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया यहाँ, तो इसकी जगह आ गया ये -3/2। अब मिलाए इसको और इसको, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3, तो ये किसके बराबर हो गया? P के बराबर। ठीक है, P ट्रांसपोज और P आपस में बराबर हो गए, तो इसका मतलब P एक सममित आव्यूह है, P एक सममित आव्यूह है। P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह की डेफिनेशन आप जानते हैं कि किसी आव्यूह का परिवर्त यदि स्वयं उसी आव्यूह के बराबर आ जाए तो क्या कहलाते हैं? सममित आव्यूह कहलाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। इसकी मैं यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ, इसको मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। आप देखिए 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 और -3, इसकी मुझे आगे आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने ये यहाँ अलग से रख दिया P के नाम से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आप देखो, अब मैं और क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ डियर स्टूडेंट B - B ट्रांसपोज। ध्यान दीजिए, B - B ट्रांसपोज, बाकी मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैच नहीं करेगा, अब इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आप मैट्रिक्स का जोड़ सीख रहे हैं, घटाना सीख रहे हैं, गुणा सीख रहे हैं, देख रहे हैं, सारी प्रैक्टिस आपकी हो जा रही है। तो चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, B - B ट्रांसपोज, इस B में से इसका ट्रांसपोज घटा दे रहा हूँ, B - B ट्रांसपोज, तो माइनस साइन हो जाएगा। अब माइनस कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, आपको मैं तरीका बताता हूँ। आप देखिए 2 - 1 1 -2 3 -2 -2 3 -2
-4, 4 -3। माइनस करने का सबसे बढ़िया तरीका है, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव, किसी मैट्रिक्स का ऋणात्मक निकालिए। क्या करिए, इस ऋण को अंदर ले लीजिए तो सारे चिन्ह आपके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर लीजिए और अंदर के चिन्ह बदलिए। +2 है तो -2, -1 है तो +1, +1 है तो -1, -2 है तो +2, ये हो जाएगा -3, ये -3 तो +2, ये -4 है तो +4, ये +4 है तो -4, ये -3 है तो 3 हो गया। इन सब के चिन्ह बदल दीजिए, ऋण को अंदर लेकर के यहाँ पर प्लस कर लीजिए। -2, 1, -1, 2, -3, 2, 4, -4, 3। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो ये कितना होगा, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा, 2 - 2 0, -2 -1 -1, -2 +1 -1, -4 -1 -5, इसको कर लीजिए बंद। ठीक है ना, P अलग है यहाँ है, इसको अलग रखिए। स्क्वायर इसका प्लस, -1 + 2 1, 3 और -3 का 0, 4 और 2 का 6, 1 और 4 का 5, -2 और -4 -6, -3 और ये कितना हो गया 0। इसका प्लस 2 - 2 0, -2 +1 -1, -4 -1 -5, -1 + 2 1, 3 -3 0, 4 + 2 6, 1 + 4 5, -2 -4 -6 और -3 + 3 0 हो गया। अब देखो बड़ा ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, B ट्रांसपोज है ना, इसका मैं 1/2 ले लेता हूँ, B ट्रांसपोज, इसका मैं 1/2 कर लेता हूँ। ये आया ना, B ट्रांसपोज ये आया, B ट्रांसपोज ये है, उसका मैं 1/2 कर लेता हूँ, हाफ कर लेता हूँ। तो प्रत्येक में 2 से भाग करेंगे, बटा 2 मतलब प्रत्येक के एलिमेंट को 2 से भाग कर देंगे। तो ये हो गया मेरे पास 0 -1/5 -1/2 -5/2, इसमें भी 2 से भाग करिए, 1/2, 0 3 5/2 -3 और 0, 2 से भाग कर दिया, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। ठीक हो गया, माना मैंने इसको मान दिया Q, B ट्रांसपोज क्या उसको मान दिया मैंने Q। ठीक हो गया, इसको मैंने क्या मान दिया Q के बराबर। अब मैं ले लेता हूं Q ट्रांसपोज। Q ट्रांसपोज कितना आएगा डियर स्टूडेंट, फिर वही इसका ट्रांसपोज, इसका परिवर्त, पहली रो का पहला कॉलम बना दीजिए। तो 0 -1/2 -5/2, ठीक है। इसका दूसरा कॉलम हो जाएगा 1/2 0 3 और ये बन जाएगा तीसरा कॉलम, तो 5/2 -3 और 0। ये क्या हो गया, Q ट्रांसपोज आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या आ गया, Q ट्रांसपोज आ गया। अब आप देखो, यदि मैं इस Q का -Q कर दूं, ठीक है, यहां करता हूं, देखिए इसकी मुझे अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि B यहां ऑलरेडी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप देखिए, मैं क्या ले लेता हूं यहां पर -Q, इस मैट्रिक्स का ऋणात्मक करता हूं, ये Q है ना, तो -Q ले लेता हूं किसी मैट्रिक्स का ऋणात्मक। तो प्रत्येक एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0 1/2 5/2, ये हो जाएगा -1/2, प्रत्येक एलिमेंट का चिन्ह बदल जाएगा ना, -1/2 0 -3
ये हो जाएगा -5/2 3 0 -q मतलब इसका सारा साइन चेंज हो गया 0 1/2 5/2 -1/2 0 -3 -5/2 3 और 0। अब आप देखो इसको और इसको मिलाइए तो इसके एलिमेंट 0 0 0 1/2 5/2 0 1/2 5/2 -1/2 0 -3 और -5/2 3 0। ये तो क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, रिजल्ट के रूप में क्या हुआ, रिजल्ट के रूप में हमको क्या मिला, हमको मिल गया डियर स्टूडेंट यहां पर Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q। ये जो Q आया था उसका ट्रांसपोज लिया तो ये किसके बराबर आ गया, -Q के बराबर। इसका मतलब Q एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह। Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित आव्यूह की एक विशेषता ये भी है, ये है Q है, ये विषम सममित है। क्यों क्यों कहा विषम सममित इसको, कि इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर है। तो विषम सममित आव्यूह की एक विशेषता होती है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। विकर्ण के एलिमेंट 0 होते हैं। आप देखिए, ठीक है ना, तो ये विषम सममित हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, Q विषम सममित हो गया। अब जब हमारे पास ये निकल गया तो मैं अब P+Q करूंगा। एक सममित आव्यूह भी मुझे मिल गया और एक विषम सममित आव्यूह भी मुझे मिल गया। अब मैं दोनों को क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा, P+Q। अब P लिख देता हूं, इसीलिए मैंने ये रखा हुआ है यहां। P है 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे के अंदर P+Q। Q की वैल्यू रख लीजिए, Q मेरे पास ये है Q 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। ठीक हो गया P+Q। ये सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। अब इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा आप स्वयं देखिए। इसको और इसको प्लस करूंगा, 2 + 0 2 -3/2 -1/2 -4/2। अब -4/2 -2 -3/2 -5/2। यहाँ देखिए -3/2 -5/2 तो कितना हो गया, 5 और 3 8 -8/2 कितना हो गया, -4। ठीक है, -3/2 + 1/2 तो -1। 3 + 0 3 1 + 3 4 दिस +3 तो 5 -3 2 2/2 हो गया 1। इसका सम हो जाएगा -2 और -3 और 0 का सम हो गया -3। अब क्या ये b के बराबर है, ये है b। 2 -2 -4 2 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3 1 -2 -3 दिस इज इक्वल टू b। ठीक है, तो एक वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख दिया हमने। हो गया प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड, सत्यापित हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, मतलब P+Q इक्वल टू क्या आ गया, B आ गया। ठीक है, और कभी पेपर में प्रश्न आपके पास आ सकता है कि एक सममित आव्यूह को परिभाषित कीजिए, सममित आव्यूह को परिभाषित कीजिए तथा उसका उदाहरण दीजिए। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए। यदि ये नहीं कह रखा कि 3/3 की चाहिए, ठीक है, तो 2/2 की ले लीजिए। माना मैंने कहा A 2 3 -1 2
ठीक है, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, एक सममित आव्यूह का उदाहरण सहित, सममित आव्यूह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ए, फिर आप क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज। जब ए ट्रांसपोज निकल जाएगा तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, विषम सममित हो जाएगा। याद रखना, ये है, इसका ट्रांसपोज ले लेना, 2 3 आ जाएगा, -1 2 आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेना, ये सममित बनेगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, विषम सममित होगा। तो यहाँ से आप मैट्रिक्स भी आपको यहीं से निकल जाएगा, रफ में कर लेना। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सममिता भी विषम सममिता भी विशेष ध्यान आप रखेंगे, और डेफिनेशन भी तैयार रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। के किस मान के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, और एफ एक्स का मान 3 है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित फलन एक्स इज इक्वल टू 2 पर संतत है। संतत एवं अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वहाँ एक्सरसाइज है 5.1, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बड़ा सरल होता है। ठीक है, अब हमको क्या दे रखा है कि फलन x इज इक्वल टू 2 पर संतत है। दिस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पर संतत है, ये दिया हुआ है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 एंड वे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको k का मान चाहिए। तो आप देखो, यहां ध्यान देना आपने, x की वैल्यू 2 से बड़ा, उसके लिए फंक्शन ये है। x की वैल्यू जब 2 है या 2 से छोटी है तो उसके लिए फंक्शन ये है। अलग अलग है फंक्शन, x इज इक्वल टू 2 या उससे छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है, और x का मान जब 2 से बड़ा तो फंक्शन ये है। इसका मतलब जब मैं लिमिट निकालूंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। कोई फलन संतत कब होता है, जब उसकी लिमिट किसी पॉइंट पर, कोई फलन संतत कब होता है, जब उसकी लिमिट किसी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए। किसी पॉइंट पर एक फंक्शन संतत कब होगा, किसी बिंदु पर फलन संतत कब होगा, जब उस बिंदु पर लिमिट का मान, ठीक, और उस बिंदु पर फलन का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले लिमिट निकालते हैं, मैं निकाल लेता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, या इसको बोलता हूं मैं बाई सीमा। लेफ्ट हैंड लिमिट या इसको बोलता हूं बाई सीमा। कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, लिमिट h टर्न्स टू 0 f 2 माइनस h। ये पॉइंट 2 पर देखिए, 2 से राइट 2 प्लस h, 2 से लेफ्ट 2 माइनस h, और h की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो ये राइट हैंड लिमिट देगा, ये हमें लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, h 0 की तरफ टेंड करेगा। तो लिमिट h टर्न्स टू 0 f 2 माइनस h, ऐसा तरीका है लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का। तो लिमिट h टर्न्स टू 0, फंक्शन क्या है, 2 माइनस h मतलब 2 से छोटा, 2 माइनस h मतलब x की वैल्यू 2 से लेस। तो ये है फंक्शन के एक्स स्क्वायर, एफ एक्स है के एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की जगह क्या है, 2 माइनस h, तो ये हो जाएगा के 2 माइनस h का स्क्वायर। ठीक हो गया ये, क्योंकि एफ एक्स क्या है, यहां पर मेरे पास मैं लिख सकता हूं सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। जब x की वैल्यू 2 से लेस है तो एफ एक्स क्या है, के एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। और जहां x है उसकी जगह 2 माइनस h रखना है, तभी तो मैंने रखा के 2 माइनस h का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेता हूं, लिमिट h टर्न्स टू 0 के a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 4h। जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा, ए भी 0, ये भी 0, और 4 की मल्टीप्लाई k के साथ, तो 4k। ठीक हो गया। अब आप देखो, अब निकालता हूं मैं राइट हैंड लिमिट, दाईं सीमा, दाईं सीमा। राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा डियर, कैसे लिखेंगे,
लिमिट h टेंड्स टू 0, f लिख दीजिए 2 + h। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा ध्यान से करिए, बड़ा सरल प्रश्न होता है ये। अब कितना हो गया यहाँ पर आप देखिए, f2 + h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू जब x का मान 2 से ग्रेटर है, 2 + h मतलब 2 से बड़ा, और 2 से बड़े के लिए क्या फंक्शन 3, यहाँ पर लिख दीजिए 3 फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंस f(x) = 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो ये हो गया 3, क्योंकि इस पर लिमिट का असर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज निकालता हूं मैं f2 फंक्शन की वैल्यू कब, जब x की वैल्यू 2 हो, क्योंकि 2 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ना। ठीक है ना, तो f2 भी तो निकालना पड़ेगा। f2 क्या होगा, जब x का मान 2 है, यहां पर देखिए x का मान 2 है, तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा, तो k × 2² 2² 4 हो, तो ये हुआ 4k। ठीक है, अब आप देखिए क्या दिया हुआ है, f(x) x = 2 पर संतत है, ये हमको दे रखा है। ये फलन x = 2 पर संतत है, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा और वह फलन के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू, फलन की लिमिट, फलन की सीमा और फलन का मान उस बिंदु पर समान होगा। तो फलन की सीमा कैसे निकल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हैं, ये f2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर आया था हमारे पास 4 के बराबर, राइट हैंड लिमिट कितना आया था, राइट हैंड लिमिट 3 बराबर f2 कितना हुआ, ये भी 4k है। ठीक है, तो इसका मतलब 4k बराबर 3 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 4k = 3। यदि मैं k का मान निकालना चाहूँगा तो ये 4 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो k की वैल्यू कितने है डियर स्टूडेंट, 3/4 आ गई। इतना काम करने पे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत से क्वेश्चन है वहाँ ऐसे एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप सब करें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं डियर स्टूडेंट।